अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, जी आया नो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय शो। आपका होस्ट शराज भट्ट और सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और उम्मीद करते हैं दिन की शुरुआत अच्छी हुई होगी, लेकिन मंडे के वाले से बात करें तो मंडे की शुरुआत जो है वो बड़ी सख्त होती है। और मंडे को उसका जो बोझ होता है, काम पे जाना होता है, कारोबार पे जाना होता है, दुकान खोलनी होती है, कोई ना कोई बिजनेस की तरफ जाना होता है, तो खासा मुश्किल लग रहा होता है और भारी लग रहा होता है दिन। और स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये दिन बड़ा हैवी होता है, क्योंकि पूरा हफ्ता उनको स्टडी करना होती है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, मुस्बत सोच दे। और मुस्बत सोच ये होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी हज़ारों बल्कि सैकड़ों लोगों से बेहतर है, और इस बेहतर ज़िंदगी के अंदर फिट होने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी जैसी लगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये अपने आप को कंपेयर करना दूसरों की ज़िंदगी के साथ छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी दिल के अंदर जगह देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो एक तनावर दरख्त बन जाता है और उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे एंजाइटी हो गया। तो जो आपके पास है उसके अंदर खुश रहना सीखिए, एंजॉय कीजिए, और आपकी ज़िंदगी का जो सांचा है, वो जिस तरीके से मोल्ड हुआ हुआ है, जो स्ट्रक्चर आपको मोल्ड करके कुदरत ने दिया है वो बेहतरीन है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। इसी खूबसूरत बात के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे टुडेज वेदर के हवाले से, आज वेदर के इस सेगमेंट में। हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और हवाएं चल रही हैं, तेज़ ठंडी सर्द हवाएं चल रही हैं, और सर्द हवाओं से खुद को ढांपना और प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परसों हम देख रहे थे, एक दिन पहले यानी सैटरडे वाले दिन हमने देखा कि अच्छी खासी धूप थी और सूरज जो है आबोताब के साथ चमक रहा था, और दोपहर के औकात में जो है स्वेटर भी बुरा लगना शुरू हो गया। लेकिन अचानक से संडे वाले दिन तेज़ सर्द हवाएं चली हैं, और सर्द हवाओं के नतीजे में सर्दी का जोर जो है वो बढ़ गया है, दर्जा हरारत कम हो गया है। दर्जा हरारत कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। खुश्क मौसम है, ड्राई विंटर्स है, इसमें ख़ास तौर पर अपने आप को ढांप के रखिए, अपने आप को कवर करके रखिए। खासतौर पर अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर सवारी कर रहे हैं तो अपने आप को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप मौसम के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों से खुद को बचा सकें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, उनका तारुफ आपको करवाता हूँ, फिर हम आएंगे टॉपिक की तरफ, उस मौजू की तरफ, उस मौजू से रिलेटेड मसाइल की तरफ, इश्यूज़ की तरफ, रुकावटों की तरफ, और फिर उनके सोल्यूशंस की तरफ भी आएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं, बिला किसी ताखीर के उनका तारुफ आपको करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ साथ तशरीफ रखते हैं अरसलान दुरानी, जो कि हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। आप दोनों को वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शुक्र। आप? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ एग्रीकल्चरल सेक्टर के हवाले से, क्योंकि हमारा मुल्क और ख़ासतौर पर हमारा फैसलाबाद जो है, ये ना सिर्फ सनतों की वजह से बल्कि एग्रीकल्चरल जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से भी जाना जाता है। तो लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर हमें उस तरीके से तवज्जो हुकूमत की नज़र नहीं आ रही जिस तरीके से हुआ करती थी माजी के सालों में। यही वजह है कि आज हम मजबूर हैं, जिन चीज़ों की हम काश्त करते थे 5 साल पहले, आज वो चीज़ें हम इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। तो गन्ने की इमदादी कीमत के हवाले से बात करें तो अभी तक हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत नहीं दी। क्या कहेंगे इस हवाले से, और क्रशिंग सीजन जो है उसके हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा आपको। थैंक यू शराज। देखिए, कहने को एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन हर चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल जो अभी तक पहले 5 महीनों में उसकी इंपोर्ट हुई है, वो 280-85 अरब रुपए के करीब हो चुकी है। ये तकरीबन जो है वो अगर डॉलरों में कहें तो 5-6 अरब डॉलर्स हर साल बाहर से हम जो है वो दरामद करते हैं पाम ऑयल ना, जो सारे बनास्पति घी वगैरह में चलता है। यानी कि इधर हमारे फार्मर्स कैनोला या सरसों बहुत कम लगाते हैं, ज़्यादा बड़ी फसलों में जाते हैं। गन्ना लगा दिया, गंदम लगा दी, और इसके बावजूद हमने पिछले वर्ष में गंदम 1 अरब डॉलर की इम्पोर्ट की थी। वेजिटेबल्स में अदरक, काली मिर्च, चाय की पत्ती कई अरब रुपए की बाहर से मंगवाते हैं, तो ये 100% बाहर से मंगवाते हैं। अदरक भी 100% बाहर से ही आती है। तो इसी तरह से लकड़ी, ये जितनी भी दरवाजे, इस वजह से इतना महंगा है, 650-700 रुपए किलो है अदरक। ये सारी लकड़ी बाहर से आती है, जो दरवाजे वगैरह बनते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी बाहर से आती है।
तो शिराज ये एग्रीकल्चर मुल्क कैसा है कि जहाँ पर अब हमने कपास बाहर से मंगवा रहे हैं। अमेरिकन मंडी के सबसे बड़े हम इम्पोर्टर बन गए हैं इस साल के, इतनी बेल्स हमने मंगवाई हैं बाहर से ना कपास की। तो अब मसला ये है कि एग्रीकल्चर मुल्क है, जब हम सेंसस में देखते हैं तो लोगों ने 60% तक लोगों ने अपनी आमदनी एग्रीकल्चर की शो की होती है। 60% लोग गांव देहात में रहते हैं, वो सारे एग्रीकल्चर इनकम शो करते हैं। यहाँ पर FBR के गोशवारे देख लें तो इस बार उनके टैक्स लगाने की वजह ये थी कि बहुत सारे लोग अपनी इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर एग्जम्प्टेड थी, तो उसको वो लिख देते थे कि हमारे इतने लाख एग्रीकल्चर से हुआ है। अब ये कैसा तजाद था कि जो शहरों में पैसे कमाने वाले लोग हैं वो अपनी इनकम एग्रीकल्चर शो करते हैं, जो गांव देहात में एग्रीकल्चर से लगे हुए हैं वो बेचारे खसारे में। हाँ। तो ये हुकूमती पॉलिसीज भी ऐसी थी कि जिससे किसानों को फायदा नहीं हो रहा था। ऐसी ये किसान कार्ड अभी दिया है जिसका कोई टके का फायदा नहीं किसी को हुआ। उसको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, बस अभी फॉर्मेलिटी CM की जानब से पूरी की गई है। बहरहाल उसमें जब वो दिए जा रहे थे तब तो कहा जा रहा था किसान कार्ड से ये हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी किसान की। बस वो नारे लगा दिए जाते हैं। देखिए गंदम, पिछले वर्ष किसान गंदम का रुल गया, अभी भी किसानों के घरों में पड़ी है और नई गंदम का वक्त आ गया। कमाद का जो गन्ने का काश्तकार था उसको बांध के शुगर मिल के आगे डाल दिया कि शुगर मिल जो मर्जी रेट मुकर्रर करे। उनको कहा है कि वो 350 से कम रेट नहीं मुकर्रर करेगी, उससे ऊपर वो अपना लिबार्टी टेस्ट करेगी। सिंध में 425 रुपये रेट मुकर्रर हुआ और पंजाब में उन्होंने शुगर मिल्स को अथॉरिटी दे दी है कि वो कम से कम 350, उसके ऊपर जितना अपनी मर्जी का कर ले। बांध के किसानों को आड़तियों के आगे डाल दिया जाता है। आड़ती सब्जी का रेट अपनी मर्जी का मुकर्रर करता है, किसान से वो अपनी मनमर्जी की चीज़ें ले लेता है। जो प्रोड्यूसर है, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर करता है, जो सारा दिन अपनी, अगर हम उसकी मेहनत शामिल करें, अगर ज़मीन का ठेका और मेहनत शामिल करें तो किसान लॉस में जा रहा है। अगर उसकी मेहनत और उसका ठेका ज़मीन का निकाल दिया जाए तो फिर वो बराबर में जाता है। ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। सही। कि उसमें उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता, उसकी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलता, ये सारे किराए निकाल के फिर वो बराबरों में जा रहा होता है। हुकूमत का उसके साथ बिल्कुल कोई ताउन नहीं है। किसानों को बिल्कुल आप कह लें कि बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। जो बाकी शोबों की सूरत हाल है ना, देखिए आपके पावर लूम के साथ कोई मसला बनेगा, जेन्युइन मसला हुआ या नॉन जेन्युइन हुआ, वो प्रोटेस्ट करेंगे। डॉक्टर के साथ कोई मसला बनेगा वो प्रोटेस्ट होगा। एप्का के क्लर्कों के साथ मसला बनेगा वो ज़िला कौंसिल बंद कर देंगे। किसान के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करे, क्योंकि उसने पिछले ज़मीन देखनी है, उसने कोई साथ थोड़े मवेशी रखे हैं, उनके चारे का निज़ाम देखना है। तो ये सबसे पिसी हुई बेबस मखलूक है जिसको PMLN की हुकूमत ने मज़ीद ज़मीन में काट दिया है। ना इनको गंदम से कोई पैसा आ रहा है, ना इनको अब गन्ने से आ रहा है। शुगर मिल्स अरबों खरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाती हैं। उनका गन्ने की जो वेस्टेज है वो 350 रुपये किलो बिकती है उनकी, जो जिस रेट पे वो लेते हैं। चीनी तो उनकी महज प्रॉफिट में चली जाती है। जो मेथानॉल या दूसरी वो चीज़ें अलहदा बना देते हैं वो अलहदा हर चीज़ सेल होती है। आप शुगर मिल का देखें कि शुगर मिल का मालिक खरबपति हो चुका होता है। जहांगीर तरीन ने हुकूमतें बदल दी थी, तैयारे में बैठ के पहले हुकूमत बना दी थी, बाद में हुकूमत तोड़ दी थी। इतना ताकतवर है। किसान को जब देने की बारी आती है तो नहीं दिया जाता। फ्लोर मिल्स का देख लें, अपनी मर्जी आटे की रेट पे लगाते हैं, गवर्नमेंट से अपनी मर्जी की रेट पे लेते हैं, किसान को देने के टाइम। अच्छा, मुझे अरसलान ये बताइएगा कि जिसने अब्दुर्रहमान कह रहे हैं कि किसान सबसे जो है ना वो पिसा हुआ तबका बन चुका है। हालांकि आप बाकी मुल्कों के अंदर जाके देखें तो किसान बड़ा खुशहाल होता है, जो फार्मर होगा वो सब एक बड़ी हैप्पी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ पर किसान सबसे ज्यादा पिसा होता है, सबसे ज्यादा मजबूर भी किसान होता है, सबसे ज्यादा बेबस भी किसान होता है, उसके बगैर कोई अथॉरिटी भी नहीं होती। लेकिन हमारे घर पे जितनी बेसिक खुराक आ रही होती है वो किसान की मेहनत की वजह से आ रही होती है। मैं बिल्कुल इत्तफाक करूंगा अब्दुर्रहमान भाई की बात से भी और आपकी बात से भी कि किसान जो होता है वो किसी भी ज़राई मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है जी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने हमेशा से ही किसानों का इस्तेहसाल किया है। रिलीफ के नाम पर भी उनको लूटा गया और इस तरह की स्कीमें, जैसे अभी किसान कार्ड की बात हो रही थी, इसके नाम पर भी उनको लूटा गया। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये क्या है कि लास्ट ईयर जो गंदम का मसला हुआ था, सभी को पता है कि रेट कहाँ पर पहुँचा, किसानों के साथ किस तरह से सलूक किया गया। अब फिर उस आने वाले टाइम में फिर कमाई करने के लिए और इस चीज़ को एक साइड पर रखने के लिए कि गंदम फिर उतनी ही आए,
और हम एक्सपोर्ट कर सके सस्ते दामों खरीद के, इन्होंने क्या किया है जी, गंदम लगाओ मुहिम शुरू की है। अब्दुर्रहमान भाई को पता ही होगा, अभी क्योंकि गंदम की काश्त एक दो हफ्ते पहले शुरू हुई है, सब जगहों पर अभी भी हो रही है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। तो उससे क्या होगा कि गंदम फिर होगी, फिर ये इस्तेसाल करेंगे। और ऐसे ही कमाद में होता है, कमाद लगवा देते हैं और जब रेट की बात होती है तो फिर वैसा रेट रखा नहीं जाता है। बिल्कुल सही है कि शुगर मिल्स के रैमो करम पर छोड़ दिया जाता है किसानों को, ना ही तो देखिए वो जो अभी बात कर रहे थे वेस्टेज की, वो सिर्फ एक वेस्टेज की बात करें, इसके अलावा दीगर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मुख्तलिफ उससे क्या चीज़ें बनती हैं जो कि फ़रोख्त वो करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सिर्फ चीनी का रेट इन्होंने यहाँ तक देखना है कि वो क्या मुख्तस करते हैं, फिर गन्ने को ख़रीदारी का अमल किस तरह से होता है, हर तरह से किसान का ये इस्तेसाल करते हैं। ऐसा मुल्क जो कि ज़रई हो और जहाँ पर इतना अच्छा नहरी निज़ाम मौजूद हो, या तो ये हो ना कि आपको असर नो कोई निज़ाम बनाना पड़े, नहीं आपको बनाया स्ट्रक्चर आपके पास पहले से स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, आप तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले सकते थे। आप 30 एकड़ जो पैदावार है मुख्तलिफ फसलों की, वो आप नेक्स्ट लेवल पर कर सकते थे। हाँ, उन्हें क्या करना पड़ता है, बैरून मुल्क वैसी ज़मीन नहीं है, उनको वो ज़मीन भी तैयार करनी पड़ती है। हमें तो अल्लाह ताला ने की नेमत दी है कि ज़मीन को थोड़ा सा आप सीधा करें और काश्त शुरू कर दें, लेकिन हम कहाँ पर हमें मसाइल होते हैं कि हमें शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता है कि हमारे पास फलां चीज़ की शॉर्टेज है। आलू जैसी चीज़ भी हमें एक टाइम पे एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, प्याज हमें इंडिया से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने वो पॉलिसी बनाई नहीं है, जो जिसका जो दिल करता है वो रेट बनाता है। और हुकूमत जो है वो हमेशा से ही जो शुगर मिल्स मालकान हो या फिर गोदामों के मालकान हो, फ्लोर मिल्स मालकान हो, उनके रहमो करम पर होता है। दोनों तरफ जब गन्ने की कटाई का टाइम आता है और जब गंदम की कटाई का टाइम आता है, तो ये हमेशा डिसीजन जो है ये उनको मद्देनजर रख कर लेते हैं, ना कि किसान को, एक आम किसान को मद्देनजर रख कर ले जाते हैं। अब हो क्या रहा है, पहले ये होता था कि एक तो किसान वो है ना, जो बड़ा किसान है जिसके पास 4-4, 5-5 मुरब्बे ज़मीन है, जो कि काश्त करता है, मुख्तलिफ फसलें लगाता है। एक छोटा किसान है जो कि कुछ एकड़ ज़मीनें जो हैं वो ठेके पर लेता है, ठेके पर लेकर उसकी फिर वो उस पर पैसा लगाता है, फिर जब उसकी फसल तैयार होती है वो लेकर जाता है। अब ठेके वाली ज़मीन में जो लॉस का चांस होता है वो ज़्यादा होता है। एक बंदे की अपनी, उसने सिर्फ कुछ लगाया ऊपर, अब वो उसकी अपनी ज़मीन है, वो चाहे उसको यूज़ करे ना करे, बट एक बंदे ने तो पहले ही वो एक किस्म की मुस्तार ली हुई है, उसने उस पर काश्त करके उस प्रॉफिट में से उस बंदे को ज़मीन का ठेका भी देना है और जो उसकी अपनी लागत है वो भी पूरी करनी है, तो वो बेचारा तो रुल जाता है। अब कमाद के सीन में भी यही होता है कि ज़्यादातर जो छोटे काश्तकार होते हैं वो ठेके पर ज़मीन लेते हैं और कमाद की काश्त करते हैं। अब जब रेट वैसा नहीं लगेगा, अब उन्होंने पूरे तकरीबन 1 साल का इतना अरसा होता है ये, जून जुलाई से लेकर मतलब 1 साल पूरा लग जाता है इसकी कटाई में, तो उसका सारा कुछ देखना, उसकी पानी को देखना, उस पर उसका पानी का खर्च चलाएगा, खाद का बाकी सेक्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि माफिया है, तो इसके अंदर भी माफिया पाए जाते हैं। और वो माफिया कौन है, इनको नेविगेट किस तरह से किया जा सकता है और हुकूमत इनके ऊपर किस तरह से अपना शिकंजा जो है वो मजबूत कर सकती है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ अरसलान दुरानी मौजूद है, उनके साथ अब्दुर्रहमान मौजूद है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के हवाले से, उसमें दरपेश मसाइल के हवाले से, और ख़ास तौर पर गन्ने की इमदादी कीमत जो अभी तक हुकूमत की जानिब से जारी नहीं की जा सकी है, उसकी वजह से किसान जो है वो कितना परेशान है। और ख़ास तौर पर बात करें अगर गन्ने की क्रशिंग सीज़न के हवाले से, क्रशिंग सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि नवंबर के इख्तिताम में या फिर 15 नवंबर तक शुरू होता है। उसके बाद जो है क्रशिंग सीज़न की शुरुआत से ही चीनी की कीमतों में जो है वो नुमाया कमी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टॉक चीनी पहले पड़ी होती है, वो भी निकालना होती है। क्रशिंग सीज़न के बाद वाफिर मिकदार में चीनी आपके पास मौजूद होती है, जिसके बाद चीनी की कीमतें जो है वो कम होती हैं। तो अब्दुर्रहमान ये बताइएगा कि क्रशिंग सीज़न शुरू होने के बावजूद भी इस दफ़ा चीनी की कीमतें भी कम नहीं हुई, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। शराज देखिए, ये हुकूमत का कंट्रोल करना होता है कि यहाँ पर लोगों को सस्ते दामों चीज़ें मिले। जो माफिया जिनके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं या तजारत करने वाले, वो तो चाह रहे होते हैं कि प्रॉफिट उनका बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को रेगुलेट करती है कि ये रेट अब होगा, ये रेट होगा। तो ये चीनी माफिया का रूज है या चीनी माफिया की हुकूमत में शमूलियत है कि पहले उन्होंने अपनी मर्जी का गन्ना लिया, सिंध में 425 का गन्ना और यहाँ पे 350 का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब में ये लोग कितने ताकतवर हैं। तो ये इतने ताकतवर हैं कि इन्होंने अपनी मर्जी से चीनी एक्सपोर्ट करवाई है। जब हुकूमत चीनी एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी, वज़ीर आज़म ने पहले इनकार किया, फिर बाद में मजबूर होकर उनकी मर्जी की चीनी एक्सपोर्ट हुई।
फिर उन्हें पाबंद किया कि आपको चीनी एक्सपोर्ट करने दी जा रही है, आप क्रशिंग टाइमली शुरू करें, लोगों को रेट अच्छा दें। इन दोनों बातों में कुछ नहीं हुआ, ना टाइमली क्रशिंग शुरू हुई, ना रेट अच्छा मिला। और अब ये जो कमान किसान बेच रहा है, ये सारा उधार पे बेच रहा है। अभी बहुत सारी शुगर मिलों ने पिछले साल के भी बकाया जात देने हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत अच्छा। कितनी ज़्यादा नाकाम हो रही है शुगर मिल्स माफिया के आगे, या हुकूमत खुद ही उनके साथ मिली हुई है कि अभी तक उनके पिछले पैसे क्लियर नहीं करवाए और अगला सीजन का जो है वो उधार चल रहा है। अभी भी उधार पे चल रही है, कैश पे नहीं लिया जा रहा ना। मर्जी के रेट्स भी किसानों को लटका के 15-15, 20-20 दिन, महीना 2 महीने बाद। पिछले साल में तो चीनी साथ में दे दी जाती थी ना, कि हुकूमत ने चीनी का रेट कम किया था, तो शुगर मिल्स वालों ने चीनी साथ में महंगे दामों पे बेचना शुरू कर दी कि आपका इतना कमाद आया तो आप चीनी की इतनी बोरियां दें साथ में। अच्छा। हाँ, मतलब यार ये देखें, ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में ही चल सकती हैं कि यहाँ पर जो मर्जी माफिया करता रहे और हुकूमत आंखें बंद करके सिर्फ टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या तकरीरें करेगी, और अगर कोई सवाल करेगा तो उसका जो है वो सवाल करने वाले का जो हाल किया जाएगा वो सबके सामने है कि किसानों की कोई बात सुन नहीं रहा। किसानों का जो मसला है उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया भरा पड़ा होगा, पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया, हुकूमती ये पॉलिसी है, लेकिन जो अवाम के मसाइल हैं उन पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। शुगर मिल्स के खिलाफ किसानों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है कि किसानों के मसले हैं। उधार पे उनको दिया जा रहा है, पिछले साल के भी पैसे देने वाले हैं, इस साल भी उधार दिया जा रहा है। पिछले वर्ष चीनी साथ में दे दी जाती थी, इस वर्ष अभी तक कुछ भी नहीं दिया जा रहा। लेट क्रशिंग शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा चीनी जो है वो उसमें पैदा हो, गन्ना ज़्यादा मीठा हो जाए, किसान का नुकसान होता है। जितनी लेट क्रशिंग होती है वो उसके बाद गंदम लगाने से महरूम हो जाता है। अभी देखें, अब दिसंबर का स्टार्ट चल रहा है तो अयूब रिसर्च वाले कह रहे हैं कि अब जो गंदम लगाएगा तो रोज़ाना की बुनियाद पे 1 मन फी एकड़ तक पैदावार कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। सही है। तो ठंड में वो अच्छे से पैदावार हो नहीं पाती। गर्मी के दिन तो निकल गए जिसमें अच्छे से पैदावार होगी, तो अब वो गंदम की बजाय मशवरा देते हैं कि कुछ और लगा लिया जाए तो ज़्यादा प्रॉफिट। तो अब मसला ये है कि किसान गंदम भी लगाए तो वो कोई नहीं लेगा, बाद में कुछ भी लगा ले। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो लोग उनसे चीज़ें ले के मंडी में महंगे दामों बेच देते हैं। अभी आप देख लें, मूलियाँ 40 रुपये किलो मार्केट में बिक रही हैं। किसान से ये इन्होंने वो मनों के हिसाब से ली होती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये किलो के हिसाब से ली होगी, आगे कस्टमर को 40 रुपये किलो 35 रुपये का फ़र्क। एग्जैक्टली। किसान बाज़-औक़ात आलू इतना सस्ता हो जाता है मार्केट में 20-25 रुपये का, फिर भी बिक रहा होता है, और किसान उधर ऐसे करता है कि उसमें हल चला देता है, क्योंकि उससे 2-3 रुपये किलो उठा रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। चावल, ज़्यादा फर्क। हाँ, चावल की भी यही सूरत हाल होती है कि एक्सपोर्ट देख लें, इस बार बढ़ी है चावल की, और मार्केट में चावल बेचारा सस्ता इतनी हो मेहनत करता है, वो फसल उगाता है आलू की, जिस तरह से भी आप इससे अंदाजा कर लें कि कोई भी किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। ये एक वाकई में, और किसान रहेगा नहीं तो फिर हमारे ज़रिए इजनास किस तरीके से आएगी, जो हमारे घर पे राशन आता है वो किस तरीके से आएगा। किसान को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बजट में, सालाना बजट के अंदर किसान के लिए जी ट्रैक्टर के ऊपर इतनी सब्सिडी दे दी, ट्यूबवेल के ऊपर इतनी सब्सिडी दे दी, और उसके बाद वो सब्सिडी होती ही नहीं है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट होती है। 2-3 महीने बाद किसान बेचारा पीछे पीछे होता है हुकूमत के कि जी वो सब्सिडी आपने दी थी वो ट्रैक्टर के ऊपर, वो अभी तक हमें मिली नहीं है। तो ये सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक होता है। किसान को हकीकी रिलीफ अगर नहीं मिलेगा तो फिर यही होगा किसान के साथ जो हमने देखा कि पोल्ट्री सेक्टर के साथ हुआ, कि वो बेचारे अपने कारोबार बंद करने पर आ गए। कोई नया काम, कोई नया पोल्ट्री का बिजनेस अभी तक शुरू नहीं हुआ पिछले 2 साल से। कोई एक बंदा जिसने सिंगल शेड नया लगाया हो, पहले पुराने लगे हुए हैं बल्कि वो भी बंद हो रहे हैं। और यही हाल जो है वो गंदम के साथ इन्होंने किया पिछले साल, और वही हाल अब ये गन्ने के साथ कर रहे हैं। तो ये चीजें किस तरह से, जब तक एग्रीकल्चरल सेक्टर से कोई नुमाइंदा हुकूमत में नहीं बैठा होगा तब तक मेरे ख्याल में लोगों के मसाइल नहीं समझ सकेगा। देखें, अभी रहमान भाई बता रहे थे कि 60% ऐसे लोग हैं जो कि देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं और देहातों से ही MNA सेलेक्ट होते हैं और ऐवानों में बैठते भी हैं। लेकिन मसला ये है कि किसानों की बात वहाँ पर कोई नहीं करता। हम इस चीज़ से निकलें कि फ़लाँ पार्टी गद्दार है, फ़लाँ पार्टी ये है, फ़लाँ पार्टी वो है, तो हम आगे बढ़ सकेंगे ना। हमने पॉलिटिक्स को ही, जो पॉलिटिक्स है ये एक सियासी, एक दूसरे को कुछ कहना सुनना, इससे बाहर निकलेंगे तो कुछ होगा। तो वो नुमाइंदगान बैठे हुए हैं और ज़्यादातर देहातों से ही हैं,
लेकिन कोई बात नहीं करता कि किसान का इस्तेसाल हो रहा है। बाकी जो आप बात कर रहे थे, अब पोल्ट्री की पूरी एक इंडस्ट्री थी वो तबाह होती, तो वो भी लिंक कर रही है किसानों से। किसानों ने अगर वो काश्त नहीं की सोयाबीन की, तो वो खुराक हाँ। उन तक नहीं पहुंची, वो खुराक नहीं पहुंची तो उनका काम ठप हुआ, काम ठप हुआ तो उन्होंने फिर बंद किया। तो ये चीज़ें आपस में लिंक कर रही होती हैं। यहाँ पर अब जो बीच में आड़ती है या ये जो मालकान, शुगर मिल्स मालकान है, अब कोई ऐसा निज़ाम हो कि इनको किसानों को कहा जाए कि वो डायरेक्ट अपना जो सामान है वो बाहर भेजें, डायरेक्ट भेजने का, और बीच में से आड़त निकाल दें, तो फिर उनको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज देयर इज़ नो वे कि वाकई ही वो 5 रुपए मूली किलो लेकर 40 रुपए किलो बेचेंगे आगे, तो 35 वो निकालेगा और उस बीच में आड़ती अपना निकालेगा। किसान कहा गया जिसने उस पर 6-7 महीने उसको पाला, उसको उस फसल को फिर उसकी देखभाल की, सारा कुछ किया, वो तो गया काम से। तो ये मसले हैं। हमने जब आज से कुछ 10-15 साल पीछे जाए तो कपास की पैदावार देखने को मिल रही थी, लोग काश्त करते थे गन्ना, और फिर अब जो क्रशिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद पेमेंट का मसला, ये पेमेंट का तरीकाकार भी बड़ा मुख्तलिफ और अजीब किस्म का है। मतलब एक बंदा, मैंने अगर आपसे कोई चीज़ खरीदी है तो आप मुझे फौरी मेरे पैसे देंगे ना, मैं आपको पैसे दूंगा, आप चीज़ खरीद लूंगा। अब किसानों के मामले में ऐसा नहीं होता, उनको जी एक स्लिप बना के दी जाती है और उस स्लिप में भी कोई 500 बंदा लाइनों में लगा होता है। मतलब एक बंदा जिसके कोई 2 मुरब्बे ज़मीन है, वो अपने एक ट्राली की जो लेकर गया मिल में, उसकी पेमेंट के लिए लाइन में लगा हुआ, बैंक के, HBL के, वट एवर द बैंक इज। मतलब ये क्या तरीका है? ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है किसानों के साथ कि लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं अपने पैसे लेने के लिए, अपने पैसे जमा करवाने। तो ये तरीकाकार तो कोई नहीं है। मतलब हम जिस दौर में रह रहे, डिजिटलाइजेशन हो गई है और इतना कुछ हो चुका है, बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत अपडेट हो चुके हैं, उसके बावजूद वही सूरत हाल, वही पुराने तरीक़ेकार, जानबूझ के लेट कर करके उनके अभी 1 साल पिछले साल की पेमेंट्स क्लियर हुई नहीं, अब नए साल की भी ऐड हो जाएगी। अब उसने गन्ना काश्त किया, उसने देना तो है, उसको ये होता है चलो जब मिलेंगे फिर सही, फिर कर लेंगे, फिर ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन उसने पता नहीं क्या कुछ प्लान किया होता है। एक किसान के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसने एक फसल पे बहुत कुछ सोचा होता है, उस एक फसल से बहुत सारी चीज़ें दूसरी लिंक कर रही होती है। मतलब उस कमाद की कटाई शुरू करेगा, कमाद बेचेगा, बेचने के बाद गंदम काश्त करेगा, गंदम काश्त होगी, अच्छी फसल होगी, फिर वो अपनी बेटी की शादी करेगा, अपने बेटे की शादी करेगा। तो ये बहुत सारी सोशल चीज़ें जुड़ी होती हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐवानों में बैठे जो नुमाइंदगान हैं उनको समझ नहीं आती। उनको क्या समझ आता है कि उन्होंने सिर्फ जो अपने फैसिलिटेटर्स हैं, जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, चाहे वो शुगर मिल मालकान हो या फिर फ्लोर मिल मालकान हो या आड़ती हो, या वो जो एक क्लास है, उनको उन्होंने करना है बेनिफिट जैसे मर्जी करें। किसान का कोई नहीं सोचना उन्होंने कि किसान का किस तरह से इस्तेसाल हो रहा है, वो अपने ख्वाब, छोटे छोटे ख्वाब पूरे करने में उसको मुश्किल हो रही है। जो कि ज़मीनों का मालिक है, उसका बच्चा टूटी जूता पहन के साइकिल पे स्कूल जा रहा होता है। समटाइम इस तरह के भी हालात उनके हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती। उन्होंने क्या करना होता है कि पैसे मिलेंगे तो फिर आगे कुछ करेंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो इमदादी कीमतों के हवाले से जो तयन उसका करती है, क्या वो किसान दोस्त होती हैं? और किसान दोस्त पॉलिसीज क्या वाकई हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं हम, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान दुरानी मौजूद हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर को किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है, मैं यही सवाल आपसे कर लेता हूं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा जो है वो कब तक मजबूत होगा? इस हद तक मजबूत हो जाएगा कि हमें किसी दूसरे मुल्क के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आपने बिल्कुल शुरुआत में बताया कि हम ज़्यादातर बेशतर चीज़ें जो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग ख़ास तौर पर जो ज़राअत से रिलेटेड है वो कब तक इतनी मजबूत हो सकेगी कि हम दूसरे मुल्कों के ऊपर इन्हसार मत करें? शराज, इसकी मिसाल 2018 से 22 के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर ने बड़ा पैसा कमाया। कमांड वालों ने, शुगर मिल्स पे पाबंदी थी पैसे देने की, ACDC जाके निगरानी करके खुद पैसे दिलवाते थे। ये डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है, कैन कमिश्नर की। अगर वो साथ नहीं मिले हुए तो पैसे दिलवाएं। हाँ, PTA दौर में इस पे एक्शन होता रहा। और दूसरा, आपने यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर की बात तो कर ली, लेकिन जो मुकामी हमारा सनतकार है ओवरऑल एग्रीकल्चर से हटके भी, तो ये सारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है जो उनको, मैं एक मिसाल दूं कि अमेरिका, अभी ट्रंप आया नहीं है तो उसने पहले से ड्यूटी लगाने का कह दिया है। तो ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगी है कि चाइना जैसे मुल्कों की उधर से छुट्टी हो गई है। हाँ। वो चाहते हैं कि जो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर है वो बच जाए।
तो वो सारी डंपिंग पाकिस्तान में होना शुरू हो गई है। यहाँ पर जितनी बैटरीज थी, सेल थे, बच्चों के खिलौने थे, बच्चों के कपड़े, जूते, सब कुछ अब उधर से आ रहा है। तो हमारी तो इतनी बिजली महंगी है कि हम जो चीज़ 20 रुपये में बनाते हैं वो 5 रुपये की ऑनलाइन बेच रहा है चाइना। तो ये अंडर इन्वाइसिंग हो रहा है, सारा कुछ स्मगलिंग हो रहा है। तो ये हमारे तो बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि जो हुक्मरान है या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या ये जो है कस्टम वाले, ये चंद पैसों की खातर मुल्क को बेच देते हैं। इसमें जो हमारा मकामी मैन्युफैक्चरर है उसको तबाह करने में हुकूमत और हुकूमती अदारे उतने ही कसूरवार हैं कि जितनी बाकी बैरून हुकूमतें होती हैं। देखिए, मैं किसी मुल्क को दोष इसलिए नहीं दूंगा कि वो तो यही कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएं, पैसा बढ़ाएं। इसमें तो कसूर तो अगले मुल्क का होता है ना, कि जिसने बॉर्डर्स खोले हुए हैं कि जो मर्जी यहाँ पे लेके ईरानी डीजल फैसलाबाद में बिक रहा होता है और बाद में जिस पेट्रोल पंप से पकड़ा जाता है उसको जुर्माना कर दिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि जो यहाँ से आ रहा है वहां से उनको नहीं रोकना ना। हाँ, मतलब ये देखिए ना, ये चीज़ें अब चीनी जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे चाइनीज़, आप किसी दुकान पे चले जाएं, जितने खिलौने हैं वो चाइनीज़ होंगे, जितने स्विच होंगे बिजली के, सारा कुछ उधर से आ रहा है, एनर्जी सेवर ये वो। तो हमारा मकामी मैन्युफैक्चरर किधर जाएगा? वो मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के ट्रेडर बन जाएगा, वो उधर से चीज़ लेगा, अपने पैसे रखेगा और आगे बेच देगा। ये हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने ना कंज्यूमर स्टेट बना ली है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट की बजाय ना, कि बजाय इसके कि हम अपनी चीज़ बनाएं, उसको बाहर भिजवाएं या अपनी मार्केट में बेचें, हमें वो लगती है महंगी बिजली की वजह से, टैक्सेस की वजह से हमें वो सस्ती पड़ती है कि हम बाहर से लें और प्रॉफिट रखें, एग्जैक्टली, और आगे बेच दें। वो ये इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि बच्चों की साइकिल मैं लेने के लिए गया एक दुकान के ऊपर, वहाँ पे पाकिस्तानी साइकिल की जो प्राइस थी उससे सस्ती चाइना की साइकिल की प्राइस थी और वो पायदार भी ज्यादा थी। यही मतलब पाकिस्तानी वो बेचारा कैसे बेचे इतनी महंगी बिजली में, इतनी महंगे टैक्सेस में, इतनी महंगे किराया जात में, वो बेच ही नहीं सकता इतनी चीजें। गाड़ियाँ, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जितनी हैं वो चाइना के साथ मिलकर, यहाँ तो असम्बले होती है ना, असम्बल की जाती है, बाकी सारे पुर्जे तो उधर से आते हैं। पिछले 4-5 सालों के अंदर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कितना साजगार माहौल दिया है हमें, हमारी सनत को ग्रो करने के लिए, लोकल सनत को ग्रो करने के लिए। हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स जो बैठे हुए हैं वो बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, वहां से ऑर्डर्स आते हैं, हम यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, बाहर ही भेज देते हैं। उनको तो अब निकाल दो ना भाई, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, माचिस से हटके क्या मैन्युफैक्चर होती है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, क्या उनके लिए भी हम कोई साजगार माहौल दे रहे हैं? नहीं दे रहे। बिजली की कीमत है मेरे ख्याल में 50-60 रुपए का यूनिट है और आए रोज उसकी कीमत बढ़ रही होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर अब्दुलरहमान का ही कहना है कि पेट्रोल की इतनी कीमत नहीं है जितने टैक्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपको गैस मिलती ही नहीं है, आपके पास अल्टरनेट फ्यूल है, आप अल्टरनेट फ्यूल जलाते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, साथ ही महकमा माहौलियात वाले आते हैं, आपकी फैक्ट्री सील करके चले जाते हैं। और ये 3 सोर्सेज हैं जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा महंगे हैं पूरे खित्ते के अंदर। फरसान, मुझे बताइएगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ज्यादा हौसला शिकनी हो रही है कि मेरे ख्याल लोकल मैन्युफैक्चरर तो खुद भी कहेगा मेरे ख्याल में मैं अपना प्लांट बंद करता हूं और चीजें इंपोर्ट करना शुरू करता हूं चाइना से। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपने वो साजगार माहौल ही नहीं देना तो फिर कहाँ इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरर्स कहाँ आके अपना पैसा इन्वेस्ट करके नई चीज़ें बनाएंगे? वो फिर यही करेंगे, यहाँ पर चीज़ें मंगवाएंगे, मंगवा के बना के फिर बाहर बेचेंगे। अपना मेड इन पाकिस्तान जो एक हमारा ख्वाब है वो कभी भी शर्मिंदा ताबीर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने वो ज़हन ही नहीं बनाया हुआ कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप खुद बताएं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कारों की जितनी भी कंपनियां हैं बाहर दुनिया में काम कर रही है, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी जो कि काम कर रही है? और हम ये कहें कि आइंदा में हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, उन्होंने अपनी कौन कौन सी कारें बना दी और इतनी उनकी फरोख्त भी हो रही है। हमारी जो कार यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम है, उसको कंपैरिजन किया जाए उनकी उस मॉडल की कार पर, तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप खुद देखें कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। हम तो अपने हमसायों से नहीं कम्पीट। मुझे लग रहा है कि एक दिन तालिबान ने उधर अफगानिस्तान में कारें बना के बेचना शुरू कर देनी है हमसे। फिर भी हमने वो ही कहना था जो 50-100 साल से सुन रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा कीमत में फंसे होंगे। नहीं, हम सबसे ज्यादा नमक जो है ना वो दुनिया को भेजने वाला मुल्क, सबसे ज्यादा हमारे नमक के बहुत बड़े ज़खायर हैं यार, कर लो कुछ। मतलब इस दौर में भी अगर ये सूरत हाल है, फिर सनत को जो मेन चीज़ें अभी आपने गिनवाई भी हैं, पेट्रोल और गैस और बिजली, ये 3 चीज़ें हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं, वो रिलीफ दिया जाए मैन्युफैक्चरर्स को उनका, और
आम जो सारिफ है उसमें कुछ फर्क रखा जाए ताकि वो इंडस्ट्री को रन कर सके। आपने टैक्सेस इतने लगा दिए बिजली पे, गैस पे और इवन दैट पेट्रोल एंड डीजल पे, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं उनके लिए। फिर यही है कि आप चीज़ें सस्ती मंगवाएं इधर, बस उनको जोड़े मोड़े और फिर आगे कहीं भेज यानी दें, हम वो भी एक टैक्स हमारा नहीं लगेगा। अब्दुर्रहमान, अगर मैं ऐसा कहूं कि हम एक ट्रेडिंग मुल्क बनते चले जा रहे हैं रादर देन मैन्युफैक्चरिंग अ कंट्री, हम एक ट्रेडिंग के तौर पर वहां से चीजें लाए यहाँ पे बेच दी, हमें ये ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पर, तो इस मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रही। शराज बिल्कुल ठीक है ये बात आपकी। 2022 के बाद हम बड़ी तेज़ी से कंज्यूमर स्टेट बने हैं कि बाहर से चीज़ें यहाँ पे डंप कर दी जाती हैं, और ये बहरहाल इसमें मसला ये है कि इस पे भी मुझे इतराज़ नहीं है कंपटीशन पे, लेकिन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई हुई है कि उसमें कंपटीशन के तरीके भी हैं कि अगर आपने अपनी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन करना है तो उन पे टैक्स लगाएं ताकि हमारा मैन्युफैक्चरर जी सके, उठ सके। देखिए अमेरिका ने उनको रोका है, ड्यूटी लगा दी है 100% तक, उन्होंने भी लगा दी है आगे। हम तो चाइना को एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं, वो हमें कितनी कर रहे हैं, इससे अंदाजा हो जाएगा। हम तो कहते हैं ना कि चाइना और हम जो है वो भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है, तो इस वजह से तो इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। बराबर होनी चाहिए ना चाइना के हवाले से, और चाइना की मसनूआत जो इम्पोर्ट होती है उनके ऊपर टैक्स लागू होना चाहिए, कितना लागू होना चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुर्रहमान आप बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा वहां से कंटिन्यू कीजिएगा। शराज मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि जैसे पहले सनत की बात हुई है तो एग्रीकल्चर को भी अपग्रेड भी किया जाए, साथ में इनको इस काबिल भी किया जाए कि ये अपनी खुद चीज़ें बेच सकें। देखें मसला क्या है कि वो अपनी चीज़, चाइना के हवाले से बात कर रहे थे ना कि चाइना की चीज़ों के ऊपर जो है ना हमें वो थोड़ी सी ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी बढ़ा दें। वो $12 बिलियन की अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कागजात तो उसमें $6-7 बिलियन मिलती है। $5 अरब की अंडर इनवाइसिंग या स्मगलिंग कह ले उसे, उसको रोका जाना चाहिए। उस पर टैक्सेशन इतनी कम से कम होनी चाहिए कि उसके मतलब फ़र्ज़ करें कि ये एक बच्चों का खिलौना वो ₹20 का बेच रहे हैं और हमारा मैन्युफैक्चरर ₹50 का बेच रहा है, तो हम उस पर ₹20 टैक्स लगा दें ताकि वो भी उस कीमत में आ जाए और दोनों बराबर बेचें, फिर जिसमें से कंज्यूमर चाहे वो चीज़ उठा ले, ताकि हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसे बचाया जा सके। ना तो हम उसे सस्ती बिजली दे पा रहे हैं, ना हम उसे सस्ते टैक्स दे रहे हैं, और शराज सबसे ज़्यादा हमने लेबर की कम से कम तनख्वाह बढ़ा के उसके साथ जुल्म किया है 37,000 करके। आज के दौर में जब वो पहले से स्ट्रगलिंग फेज़ में है, 37,000 कम से कम तनख्वाह वो नहीं दे सकता। ये तनख्वाह होनी चाहिए थी 25-26 के दरमियान जो वो पेएबल हो। उसका उसने नतीजा ये निकाला कि बंदे निकाल दिए, 3 शिफ्टों की बजाय 2 शिफ्टें कर दी, फर्स्ट शिफ्ट के 4 घंटे बढ़ा दिए, दूसरी शिफ्ट के 4 घंटे पहले कर दी। उसने इस तरह से 3 शिफ्टें पूरी कर ली 2 शिफ्टों के साथ। नुकसान उसका ये हुआ कि जो बीच की शिफ्ट पूरी उड़ गई और ये सारा जो लोग बेरोजगार हो गए। अब मसला ये है कि हम देखें मार्केट में कितने पैसे दिए जा सकते हैं, कम से कम उतने ही बढ़ाने चाहिए, या फिर उस पर उनको कोई लोन देना चाहिए विदाउट एनी इंटरेस्ट। क्योंकि जब अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं, अगर हम उन्हें अपने हाथों से बर्बाद करने पे लगे हुए हैं तो फिर तो यही पॉलिसीज ठीक है जो चल रही हैं ऑलरेडी। तो इसी तरह से अगर हम बैरून ममालिक की इंपोर्ट से उसको बचाना चाहते हैं तो उस पर ड्यूटी लगाएं। देखिए ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बना नहीं है तो ड्यूटीज़ की बात कर रहा है। सबसे बड़े 3 इंपोर्टर्स से मेक्सिको, चाइना और उसके साथ कनाडा, तीनों पे उसने 100% ड्यूटी का कहा है। जितने की चीज़ है उतना ही उस पर टैक्स होगा। तो मतलब हम क्यों नहीं कर सकते ना कि अपनी, अगर हमने इनको बचाना है। हमारे पे यहाँ पर ये भी है ना कि अगर हमने ड्यूटीज लगानी है जो कि चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी है तो हमें अपनी क्वालिटी भी बेहतर करनी होगी। क्वालिटी ताकि हम दूसरे अल्टरनेट जो यूज कर रहे हैं, हाँ, नहीं वैसे क्वालिटी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की अच्छी है, अच्छी क्वालिटी है। बना सकते हैं। मसला रेट का होता है कि जब अच्छी क्वालिटी बनाते हैं तो रेट महंगा मिलता है। अच्छा, दिल भी सेटिस्फाई नहीं ना होता, दिल भी हमारा, हम जब तक वो 2000 रुपये, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक वो चॉकलेट स्प्रेड बनाता है पाकिस्तान और एक चॉकलेट स्प्रेड हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 2000 की है, जो पाकिस्तान बना रहा है वो 600 रुपए की है। ऑलमोस्ट टेस्ट अब मैं देखता हूँ, नोट करता हूँ, मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, तकरीबन सेम हो चुका है, तकरीबन सेम हो चुका है। बस उसमें फर्क ये है कि पाकिस्तान वाली जो चॉकलेट स्प्रेड है ना वो जरा ज्यादा देर तक जमती है तो वो बहुत ही सख्त हो जाती है, जो इंपोर्टेड है वो सॉफ्ट ही रहती है।
तो उसमें लेकिन टेस्ट तकरीबन सेम हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा माइंडसेट जो है ना, वो नहीं 2000 रुपए वाली जो है ना, उसका टेस्ट अच्छा है। तो आप उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना, 1000 रुपये और ड्यूटी लगा दें, 3000 ताकि कम से कम FBR के पास तो 1000 रुपये आ जाए ना, जो खाता बंदा। ये देखिए शराज, सेहराब साइकिल की मैं मिसाल देता हूँ ना, कि वो चाइनीज साइकिल से कहीं अच्छा है, लेकिन चाइनीज साइकिल उसके मुकाबले में रेट पे कमी आ जाती है ना, कि चाइनीज साइकिल सस्ती है, सेहराब महंगी है, इस वजह से लोग उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक मिसाल है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन की वजह से महंगी बनती हैं, तो लोग सस्ती भी शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी सेवर जो लोकल बंदा बनाएगा, वो 100-150 रुपये का बेचेगा, चाइनीज सस्ता बनेगा, वो 70-75 रुपये का भी बेच लेगा, लोग सस्ते की जाना आ जाएंगे। मसला उनको इक्वल रखना है कि अमेरिकन कैसे रख रहे हैं, उस पर ड्यूटी लगा के, वो उस पर 100% टैक्स लगा देते हैं, वो बराबर आ जाती है। जब रेट बराबर हो जाता है, फिर अगले बंदे के लिए आपकी लोकल चीज जो है ना, वो बिकना बिकना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, ये लोकल अगर और हमने देखा है, हमने नोट किया है अरसलान के कई लग्जरीज जो थी उनके ऊपर जब गवर्नमेंट ने ड्यूटीज बढ़ाई, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसको बूस्ट मिला था, उसको बूस्ट मिला था, और काफी ब्रांड्स यहाँ पर लोकल मिलना शुरू हो गए थे। मैंने चॉकलेट स्प्रेड की आपको मिसाल दी है, पीनट बटर है, मक्खन है, इससे हटके भी काफी कंपनीज हैं, काफी बड़ी ऐसी कंपनीज पैदा हुई उसके बाद जब हुकूमत ने इन लग्जरीज आइटम्स के ऊपर ड्यूटीज बढ़ाई। तो मेरे ख्याल में उन लोगों की हौसला अफजाई हुई जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। बिल्कुल, आई वुड एग्री, और इस तरह होना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि अगर हमने प्रोडक्ट्स जो है अपनी लेकर आनी है मार्केट में, तो जो चीज़ें खाने पीने से रिलेटेड है उनकी क्वालिटी को बेहतर इस तरह से किया जाए कि जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जब उनकी प्रोडक्शन हो रही है, वो जगह ऐसी हो कि हमें यहाँ से क्लियर हो। क्योंकि मसला ये है कि ना खरीदने की वजह एक ये भी होती है कि शायद ओ ये तो यहाँ बन रही है, यहाँ तो ये होगा वो होगा। तो ये वाली जो मिथ्स हैं अगर ये क्लियर हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और अपनी चीज़ हमारी यहाँ पर ज़्यादा बिकेगी, हो सकता है हम उसको फिर बाहर भी भेज सकते हैं। तो जैसे ना अभी रहमान भाई ने साइकिल की मिसाल दी, इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तानी हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छी हैं, लेकिन हम फिर भी प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम बाहर की चीज़ खरीदें, क्योंकि उस पर वो ठप्पा लगा होता है कि ये बाहर से आई है। तो इससे एक तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, फिर वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी हालत बेहतर हो सकती है, फिर वहाँ पर काम करने वाले इतने सारे लेबर है वो बेहतर हो सकती है। तो टैक्स लगाना जो कि इम्पोर्टेड है चीज़ें उन पर, इससे भी एक इकॉनमी जो है वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जा सकती है। लेकिन उसके साथ हमने अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है, हमने जो अपनी चीज़ें वैल्यू एडिशन भी करना। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि हम बाहर वाली चीज़ों को रोक दें और अपनी जो है वो इधर ही कंज्यूम करना शुरू कर दें। हम जब बढ़ाएंगे अपनी एक्सपोर्ट को, तो उसके बाद जो हमारा जो लेवल है उसका इकॉनमी का, जो हमारा ग्राफ नीचे गिर रहा है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू होगी। अभी इन्होंने बात की थी 2021 से 2022 तक या 2020 से ऑनवर्ड, हालांकि तब कोविड था और हालात बड़े मुश्किल थे, तब हमने देखा कि एक ग्राफ में एक चेंज आया है, वो चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, हमें एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिला जो कि रूटीन से हटके था। बहुत फ़ायदा हुआ इंडस्ट्रीज़ का भी और एग्रीकल्चर का खसूसी तौर पर। तो एग्रीकल्चर को भी अपडेट करने की, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो मशीनरी हमारे यहाँ यूज़ हो रही है ज़मीन को लेवल करने के लिए या फिर ज़मीन में बीज बोने के लिए, पानी लगाने के लिए और फसलों को काटने के लिए, वो बहुत पुरानी है, वो ऑब्सोलीट है। हमें चीज़ों में थोड़ी सी तब्दीली और जिद्दत लेके आना पड़ेगी अरसलान दुरानी के मुताबिक। और ये भी इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा है कि मेड इन पाकिस्तान की जो कैंपेन है उसको बड़ी सतह के ऊपर दोबारा से चलाने की ज़रूरत है, ताकि हम पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर सकें। छोटा सा वक्फा लेते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अब्दुर्रहमान आपका और अरसलान दुरानी आपका। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुशामदीद कहता है। आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को और चलते हैं आज के भाव की तरफ, आज के रेट्स की तरफ। और रेट लिस्ट के मुताबिक आज मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट निकाली जाती है उसके मुताबिक सब्जियों के, फ्रूट्स के, चिकन के, मटन के, बीफ के रेट्स क्या होंगे, अंडों के रेट्स क्या होंगे, ये जानते हैं आज के भाव के सेगमेंट में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें अपडेट करेंगे आज की कीमतों के हवाले से। फसी बताइएगा आज रेट लिस्ट के मुताबिक कीमतें क्या रहेंगी?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज पीर की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो 4 रुपये कमी के बाद 449 रुपये से 435 रुपये हो गया है। आलू अपनी साबिका कीमत पर कायम है, 88 रुपये फी किलो है। प्याज अपनी साबिका कीमत पर बरकरार है, 137 रुपये फी किलो है। टमाटर 4 रुपये इजाफे के बाद 94 से 98 रुपये हो गया है। अदरक चाइना 30 रुपये इजाफे के बाद 360 से 390 रुपये हो गया है। लहसुन चाइना 10 रुपये इजाफे के बाद 130 से 140 रुपये हो गया है। लीमू चाइना 15 रुपये इजाफे के बाद 60 से 75 रुपये हो गया है। सब्ज मिर्च 12 रुपये इजाफे के बाद 83 से 95 रुपये हो गई है। और इसी तरह बंद गोभी अपनी साबिका कीमत पर कायम है, 85 रुपये फी किलो है। और इसी तरह फूल गोभी 5 रुपये कमी के बाद 75 से 70 रुपये हो गए हैं। घिया कद्दू 85 रुपये फी किलो पर दस्तियाब है। शिलजम अपनी साबिका कीमत पर कायम है 40। खीरे अपनी साबिका कीमत पर कायम है 40 रुपये फी किलो है। गाजर 90, करेला 10 रुपये कमी के बाद 145 से 135 रुपये हो गए हैं। इसी तरह बैंगन 65, टिंडी 75, पालक 30, मेथी 70, मूली 30, धनिया जो है वो 85 रुपये फी किलो पर है। शिमला मिर्च 20 रुपये इजाफे के बाद 105 से 125 रुपये हो गई है। फलों की तरफ देखा जाए तो सेब काला कल्लू जो है वो 235 रुपये अपनी साबिका कीमत पर कायम है। केला 125 रुपये फी दर्जन है। अनार कंधारी 410 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। अमरूद 65, अंगूर टाफी 280, अंगूर सुंदरखानी 350 और अनार बनाना जो है वो 490 रुपये फी किलो के ऊपर दर से यहाँ पे देखा जाए तो सब्जियों की कीमतों में जो है वो रद्दबदल रिकॉर्ड हुआ है, जबकि गोश्त है वो सस्ता हुआ है। और इसी के साथ साथ जो फल हैं वो भी अपनी कीमतों पर बरकरार हैं। देखा जाए तो आवाम का यही मुतालबा है कि फलों और सब्जियों की कीमतों में मजीद कमी होनी चाहिए ताकि बाआसानी आवाम जो है इन अशिया को खरीद सके। बहुत शुक्रिया। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें अपडेट कर रहे थे आज के रेट्स के हवाले से। रेट लिस्ट के मुताबिक कीमतें क्या रहेंगी सब्जी की, फ्रूट्स की, दालों की और उसके साथ साथ जो दीगर हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप फुली इक्विप्ड हो चुके होंगे और जब आप दुकान के ऊपर जाएंगे तो यू विल बी एबल टू नेगोशिएट विद द शॉपकीपर, ताकि आपको पता हो कि रेट्स क्या हैं। यही वजह है, यही इंटेंशन है हमारी कि आपको पता होना चाहिए कि रोजाना की बुनियादों पर जो रेट लिस्ट निकाली जाती है उसके मुताबिक कीमतें क्या होती हैं। प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और आगे चलते हैं तो बात करेंगे हम थोड़ी सी हेयर केयर के हवाले से। हेयर केयर की जब भी बात होती है तो डाबर आंवला को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डाबर आंवला एक ऐसा हेयर ऑयल है जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेयर ऑयल है। और डाबर आंवला की खसूसियात के हवाले से बात करें तो आंवला की कुदरती खूबियों से भरपूर है, जो कि आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। फ्रॉम द रूट्स अपने बालों को मजबूत बनाने के लिए रेगुलर इस्तेमाल कीजिए डाबर आंवला का। और डाबर आंवला का रेगुलर इस्तेमाल ना सिर्फ आपके बालों को मजबूत बनाता है बल्कि घने, काले और लंबे भी करता है। तो डाबर आंवला का खासतौर पर अगर हेयर केयर के हवाले से बात करते हैं तो हेयर केयर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी ये है कि आपने रोजाना की बुनियादों पर रेगुलर इस्तेमाल करना है डाबर आंवला का। रोजाना की बुनियादों पर चंपी करनी है अपने बालों की, तब ही आप अपने बालों का जो एक डिजायर्ड रिजल्ट है वो हासिल कर सकते हैं। और वो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करने के लिए डाबर आंवला का इस्तेमाल जरूर कीजिए और रेगुलर कीजिए, सो यू विल बी एबल टू स्ट्रेंथन योर हेयर। आपके बाल मजबूत होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे। और लंबे बालों के लिए खासूसी तौर पर डाबर आंवला हेयर ऑयल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और हमारे साथ हमारे बड़े ही खास गेस्ट मौजूद हैं। मेरे टीचर भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, उनका तारुफ आपको करवाता हूं। थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे सोशल इश्यूज के हवाले से, शहर के मामलात के हवाले से और इसके साथ साथ जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल किस हद तक वो बिगड़ती चली जा रही है हम देख रहे हैं। और मुआशी सूरत हाल बिगड़ने की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो भी डैमेज हो रही है। और मेंटल हेल्थ डैमेज होने की वजह से लोग जो हैं वो अपनी खुसूसी तौर पर अगर बात करें हमारे शहर फैसलाबाद के हवाले से तो इकोनॉमी की सूरत हाल खराब होने की वजह से लोग जो है डिप्रेशन का शिकार होते भी दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी का शिकार होते भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, ऐसे मामलात के अंदर हमें किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे बड़े ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको करवा देता हूं। उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, थोड़े मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे, लोगों के पर्सनल इश्यूज़ के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जफर डोगर साहब हैं, हमारे टीचर भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं और सिटी 41 के हेड भी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अरसल अब्दुल्ला जो कि यंग गिटारिस्ट हैं, एक नया टैलेंट है, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अरसल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अरसल के साथ उनका गिटार भी मौजूद है, गिटार भी सुनेंगे
अरसल जो है वो म्यूजिक के बड़े शौकीन हैं और ख़ास तौर पर गिटारिस्ट हैं, और गिटार जो बजाता है उसका दिल बड़ा सॉफ्ट होता है। ऐसे ही होता है, दिल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल, दिल भी और नेचर भी सॉफ्ट होती नेचर है, भी soft। नेचर भी सॉफ्ट होती है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैंने इंट्रो में बताया कि किस तरीके से हम मुआशी सूरत हाल की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी डैमेज हो रही है, और मेंटल हेल्थ अगर एक शख्स की डैमेज होती है तो वो अपनी फैमिली को उस तरीके से ग्रो नहीं कर सकेगा जिस तरह उसे वो करना चाहिए, या जिस तरह की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो बताइएगा कि इकोनॉमिक से की जो हमारी सूरत हाल है, ये कब तक बेहतर होने की उम्मीद है? शिराज, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि अरसल अब्दुल्ला जैसा नौजवान हमारे दरमियान मौजूद है, और वो इसलिए कि जो मौजू आप छेड़ रहे हैं कि इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, मईशत कैसे बेहतर होगी, लोगों के इस मईशत के बेहतर ना होने की वजह से लोगों पर जो असरात होते हैं उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है उनको। तो इनका मुझे कुछ लिंक नज़र आ रहा है कि अगर हुकूमतें मईशत को बेहतर ना कर पाएँ और उसकी वजह से आपके चेहरे पे नागवार असरात हों, आपके चेहरे पर डिप्रेशन आए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मेरा ख्याल कि गवर्नमेंट को अपना काम करने देते हैं कि भाई आप तो ये करें। जब तक आप नहीं करते, हमने टेंस नहीं होना, हमने खुश रहना है। तो खुश रहने के लिए म्यूज़िक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मेरा ख्याल, मैं इसे राह फरार नहीं कहूँगा कि हम अगर मामलात ज़िंदगी ठीक नहीं हो रहे, मईशत ठीक नहीं हो रही, तो हम उसके सोच विचार उस पर करने की बजाय हम म्यूज़िक से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगें, ये राह फरार नहीं है। लेकिन ये हमारे पास शायद वाहिद ऑप्शन बचा है, टेम्पररी एस्केप है। लेकिन मैं इसको विलफुली मैं कहता हूँ कि इसको करना चाहिए, क्योंकि देखिए चीज़ें जो जब ख़राब हो जाती हैं वो फौरी तौर पे ठीक नहीं होती। अभी जो वज़ीर-ए-आज़म के एक एडवाइज़र हैं राना एहसान अफजल खान, ये मुझे 3 साल पहले मिले, 2 साल पहले हमारे ऑफिस ही आए। तो इन्होंने उस वक्त भी पिछले सेटअप में ये बड़ा ही वॉज वेरी प्रिवी टू द मैटर्स रिलेटेड टू द इकानमी ऑफ पाकिस्तान। उसने ये कहा कि एक चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ पूरे यकीन के साथ, अगरचे मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बताते हुए, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगले 2 साल तक कोई खुशखबरी नहीं है। जो हालात इस वक्त बुरे हैं, ये बुरे रहेंगे। इसे कबूल कर लें, बर्दाश्त कर लें, इसके साथ जीना सीख लें, लेकिन अभी 2 साल तक कुछ नहीं। आप यकीन करेंगे, ये तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है। जब 2 साल गुजर गए हैं तो अब बेहतरी आना शुरू हुई है, कुछ चीज़ें ट्रैक पे चढ़ना शुरू हुई हैं। आप देखिए, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, स्टेट बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, डॉलर की कीमतें जो यूं जा रही थी वो एक उसमें स्टेबिलिटी आ गई कहीं, अगरचे वो बहुत ज़्यादा रेट पे है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन खत्म हो गई। जो इतना ऊपर चला गया था उससे कुछ नीचे आया, और फ्लक्चुएशंस नहीं है, वो रुका हुआ है। इसी तरह अशियाए सर्फ की कीमतें, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक तो वैसे भी मामला बेहतर ना हो तब भी, लेकिन अब जब के शुरू हो गए हैं बेहतरी की तरफ जाना, तो हमें खुश रहना चाहिए। और खुशी क्या, सेहत पे बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। खुश रहने को अपना लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए। और यकीन करें, ये जो गिटारिस्ट होते हैं, ये हर तरह के मौके को बस अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें से कुछ ढूंढ लेते हैं। खुश हों तो भी गिटार बजाते हैं, अफसरदा हो तो भी गिटार बजाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे इस वक्त जो होस्ट हैं शिराज भट्ट साहब, वो खुद म्यूज़िक लवर हैं और बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उसको ये समझाना, ये बात बतानी कि इसके ज़रिए आप कितने अपने मूड्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो मेरा सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। तो मेरा ख्याल हम अरसल की तरफ चलते हैं, उनसे जानें कि थोड़ा सा म्यूज़िक की तरफ उनका आना कैसे हुआ। और नौजवान O लेवल कर रहे हैं, शायद
वो एक तो इनके बारे में जानते हैं, दूसरा इनसे सुनते भी हैं कुछ, मेरा ख्याल। अच्छा सर, मैं अरसल की तरफ भी जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि म्यूजिक से क्या लोगों के रवैयों में भी तब्दीली आती है, कोई मनफी और मुस्बत सोच और रवैया तब्दील होना? देखिए, मैं तो अगर कोई बात, ऐसी बातें मैं जानता हूँ इसके बारे में। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि अगर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके करीब म्यूजिक बजाए, अगर तो वो रिस्पॉन्ड करे तो समझें कि बच्चा नॉर्मल है, और अगर ना करे तो समझें अब नॉर्मल है। अच्छा, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं बरसीर के। म्यूज़िक के बहुत गहरे असरात होते हैं इंसान की शख्सियत पर। और आप देखें, आप कोई भी आपका मूड हो, आप म्यूज़िक सुनते हैं अगर, तो जैसा मूड आप बनाना चाहें बन जाता है। हाँ। अगर आप चाहें कि मैं थोड़ा सा अफसरदा हूं लेकिन अफसरदा ही रहना चाहता हूं, तो ऐसे सॉन्ग हैं, ऐसा म्यूज़िक है कि आप उसी में एंजॉय करते हैं, उसमें वही कैफियत वारद कर लेते हैं अपने आप पे। और अगर आप डिप्रेशन को दूर करना चाहें तो और तरह का फास्ट म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक और बड़ी बड़ी, अच्छा फिर आप वो हमारे जो सूफ़ी पोइट्स गुजरे हैं और हमारा जो सूफियाना कलाम है, उसके साथ साथ जो म्यूज़िक बजाते हैं वो भी आपको एक बड़े ज़बरदस्त एक तजर्बे से अलग ही तरह के एक्सपीरियंस आपको करवाता है। वैसे मैंने नुसरत के साथ साथ आबदा परवीन को, अच्छा एक तो म्यूज़िक के ज़बरदस्त असरात होते हैं, आलात मौसीकी के, और फिर रागों के तो हैं। अब मुहावरतन कहा जाता है या वाकई ऐसा होता था, तानसेन के हवाले से कहा जाता है, जब राग दीपक वो गाते थे तो चिराग जलने लगते थे, और राग मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। तो है बहुत गहरा ताल्लुक इंसान की शख्सियत के साथ म्यूज़िक का। बिल्कुल। अब चलते हैं हम अरसल की तरफ, अरसल से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। अरसल, मुझे बताएगा कि म्यूज़िक का शौक, गिटार का शौक कब से हुआ? गिटार का शौक म्यूज़िक का शुरू से ही था। घर में जब भी कोई मतलब मौका आता था तो म्यूज़िक जो है उसका पार्ट होता है, अच्छे और बुरे, या फिर बुरे तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि मतलब आप जिस फीलिंग्स के साथ रेजोनेट कर रहे हैं उसके साथ आप म्यूज़िक को जोड़ते हैं। तो मैं कहूँगा जैसे ज़फ़र साहब ने कहा कि छोटा बच्चा भी होता है, वो फीलिंग्स को तो फील करता है ना, तो आप म्यूज़िक को ये कह सकते हैं एक एहसासात की ज़ुबान है, वो फीलिंग्स की जो है लैंग्वेज है। फीलिंग्स को एक वर्ड्स दे देता है। हाँ जी, हाँ। जो आप लफ्ज़ों में शायद बयान ना कर पाएँ, वो एहसास आप म्यूज़िक के ज़रिए एक इंसान तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पहली दफ़ा आपको याद होगा, आपके हाफजे का हिस्सा होगा, पहली दफ़ा गिटार कब बजाया था? पहली दफ़ा मैंने, असल में मेरा एक दोस्त है, वो काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है मेरे लिए, तो कोई 3 साल पहले मैंने सबसे पहले गिटार अपना बजाया खुद, और यही तब से मैंने अपना लॉयल रहा हूँ इस गिटार के साथ। अच्छा जी। तो आज तक को ऐसा गाना, कोई एक ऐसा म्यूज़िक जो आपके हमेशा आपके साथ रहता हो, आप हमेशा दिल चाहता हो कि मैं इस चीज़ से शुरू करना चाहता हूँ, वो कौन सा है? मैं जानना चाहूँगा अरसल से, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो यहीं से गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अरसल से पूछेंगे वो कौन सा गाना, वो कौन से लिरिक्स हैं जो कि हमेशा इनके साथ रहते हैं। ज़फ़र डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अरसल भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुश आमदीद कहता है। हमारे साथ ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ अरसल अब्दुल्ला मौजूद हैं, यंग गिटारिस्ट हैं, यंग टैलेंट है और नौजवान हैं माशाल्लाह, और बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बड़ी ही खूबसूरत गिटार बजाते हैं। और अरसल ओ लेवल्स कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप जो है वो गलत सोहबत में बैठे हैं या गलत कंपनी में हों, आपके गलत शौक़ हों, उससे बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है इस यंग एज के अंदर, उस ग्रोइंग एज के अंदर कि जहाँ पर देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि ऐसे बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पर भी, और कई बच्चे जाते हैं, लेकिन अरसल जैसे बच्चे जो कि अपना शौक़ जो है वो गिटार को बना लेते हैं और फिर उसको आगे प्रोसीड करते हैं, 10 प्रोसीड। तो हमारे साथ अरसल मौजूद है। अरसल, मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस आपसे कुछ सुनना भी चाह रही, क्योंकि हमने काफ़ी तारीफ़ें आपकी कर दी हैं। तो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था कि आपका फेवरेट
कोई गाना ऐसा हो, फेवरेट ऐसी टोन हो जो आपके दिल के बड़े करीब हो, और वो क्यों है ये पहले बता दीजिएगा, उसके बाद सुनाइएगा। जी, एक नुसरत फतेह अली खान का उनके अंदाज़े करम, वो इस वजह से एक तो म्यूजिकल सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से आवाज़ खुल जाती है क्योंकि उसके जो है सही नोट्स से। आई हैं, और वैसे भी आप अगर कोई माहौल जैसे जिसे कहते हैं आप बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ऊपर वाले टोन के गाने से शुरू करें ताकि आपकी आवाज़ भी खुले और साथ वाले लोग भी जो हैं ऐसा वो नॉर्मली सुनें। सिंगर कहते हैं कि लो पिच से शुरू करना चाहिए, आप स्टार्टिंग ऊपर से। लेकिन ताकि ऊपर से नीचे आना और मेरे लिए मतलब थोड़ा इजी होता है। अच्छा, बाकी फिर अगर आप ऊपर के सुर का स्टार्ट कर सकते हो तो बाकी सारे आपके लिए इजी हो वो जाएंगे। वक्त बड़ा ज़ाया कराते हैं वो लोग चाहते होते हैं कि हमें हमारी जो क्लासिक है ना कोई चीज़, उसकी तरफ आने से पहले पहले बाकी हमें बहुत कुछ वैसे सुन लें। अगले सुनने वाले का वैसे पेट भर जाता है ना यार, ऊपर वाले सुर का मैं सुनाऊंगा, हम बस हमने सुन लिया, बहुत सुन लिया। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है वो फेवरेट जो आप बता रहे हैं नुसरत फतेह अली खान का, वो जरा सुनाइएगा। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, है वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी यार अब ना लगाना दिल का, उनके अंदाज़। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। असल Thanks. माशाल्लाह, मैं तो जितनी तारीफ कर रहा था वो कम थी मेरे ख्याल में आपके लिए। नहीं। और ये गिटार बजाते वक्त आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं इंसान के दिल में, कुछ फीलिंग्स होती हैं कि इंसान जब वो जिसे कहते हैं ना कि स्लो से थोड़ा सा फास्ट की तरफ जाना, फिर फास्ट से वापस एकदम स्लो की तरफ आना, जो गिटार की पिच होती है वही आपकी आवाज़ की पिच होती है, तो वो जब एक सिंक्रोनाइज हो जाती है आपकी आवाज़ और आपका गिटार, तो फिर जो दिल की सेटिस्फेक्शन होती है वो हमें आप फील कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो ये मतलब ये कब फील होना शुरू हुई कि हाँ यार मैं गिटार अच्छा बजाना शुरू हो गया हूँ? ये असल में स्टार्ट से ही अब मैं बैठता था, बस एक तो अलग बैठ के मैं गिटार बजाने की मुझे आदत है, मैं मतलब ज़्यादातर ये नहीं है कि मैं लोगों के सामने ज़्यादातर बजाता हूँ, मैं अपनी एहसासात के साथ साइड पे आराम से बैठ के जो सही गिटारिस्ट होता है वो अकेला ही बजाता हाँ है। जी बिल्कुल, गिटार के साथ गुफ्तगू करते हैं हम ऐसे ही कि चलो तुम भी कुछ सुर छेड़ो, हम भी तुम्हें फॉलो करते हैं, तो उसके साथ साथ ही आपके एहसासात के मुताबिक ही आपके जो गाने हैं वो फिर आपके फीलिंग्स के साथ रेजोनेट करके फिर जो है वो अदायगी अच्छी होती है जिसे कहते हैं। अच्छा सर, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मैंने नोट किया है कि आप ये कैफेज में भी बैठ के अलग से मजमा लगाया होता है लोगों ने, लड़कों ने, और वो हल्का सा गिटार भी, और हल्की सी सर्दी होती है आउटडोर कैफे के अंदर, और बाकी लोग जो बैठे होते हैं वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर, वो अपने आप को बड़ा लकी समझ रहे होते हैं कि यार आज हम इस रेस्टोरेंट में आए जहाँ पे एक गिटारिस्ट बैठा हुआ है और वो भी एज ए कस्टमर ही आया है। तो ये ऐसा एक गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, पहाड़ों में बैठ के लोग बजा रहे होते हैं और इसको
बस में जा रहे हैं, वहां पर कोई गैदरिंग, अच्छी सी गैदरिंग है, वहां पे बैठ के बजा रहे होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट हर जगह यूज हो रहा होता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप पियानो आपको कनेक्ट करना पड़ता है, तो इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ सिर्फ आपके दिल के तार कनेक्ट होने चाहिए। ये भट्ट साहब जितनी तारीफ कर रहे हैं या जितनी आप इसकी निटी-ग्रिटी बता रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके एसओपीज क्या हैं, इजाजत देते हैं या नहीं देते। तो मेरा ख्याल अगर आपसे अगर फरमाइश कर ली जाए तो पॉसिबल। मैं इस वक्त एंकर के स्टेज में बैठा हूँ, सिंगर की स्टेज में नहीं हूँ, तो मैं अभी फिलहाल इसके ऊपर, क्योंकि इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और मेरे ख्याल में काफी अरसे से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, सो दिस इज द ओनली रीजन कि मैं चूंकि अरसल को अभी सुन लिया है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आई एम एंजॉइंग, इक्वली आई एम एंजॉइंग, बिकॉज मैं देख रहा था कि आप भी इसको बड़ा आप महसूस हो रहे थे। तो आपको म्यूजिक का शौक, आपको गायकी का सुनने का शौक, क्योंकि सुनने वाली जो एक समात है ना, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। हर शख्स सुनने वाला नहीं होता। तो ये सर सुनने का शौक एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर हो गया, शुरू से था? अच्छा शिराज, ये बड़ा अहम सवाल है, और मैं समझता हूं कि जैसे कहते हैं बॉर्न पोएट होता है, बॉर्न सिंगर होता है, बॉर्न जर्नलिस्ट, बॉर्न लिसनर भी होता है, बॉर्न लिसनर। अच्छा, मैं इसको बता नहीं सकता ये कब से है। मतलब शायरी, म्यूजिक, रक्स और ये गायकी जो सुनते हैं, मतलब एक तो म्यूजिक अकेला भी तो मजा देता है ना, लेकिन साथ जो गाने होते हैं, लिरिक्स, ये सारी चीजें, और मुसव्वरी, मुझे पता नहीं कि मैं आई कांट एक्सप्लेन कि मैं 2 साल का था, 5 साल का था, 10 साल का था, मतलब मुझे लगता है शुरू से ही था। और ये यूं है मेरी शख्सियत के अज्जाए तरकीबी का ये लाजमी हिस्सा है, बल्कि इसमें रची बसी है। लिटरेचर, इल्म अदब से दोस्ती, और मतलब वो सारी चीजें एक पैकेज है, ये अडॉप्ट नहीं की हुई, ये मुझे लगता है कि इन एड है ऑलरेडी। यस, तो वो इसीलिए मुझे, अगर मैं गाना सुन रहा हूं तो एंजॉय करता हूं, म्यूजिक सिर्फ सुन रहा हूं तब भी, और म्यूजिक की कोई भी शक्ल हो, कव्वाली हो, सूफियाना कलाम सुन रहे हो, फास्ट पॉप म्यूजिक हो, राग हो, सेमी क्लासिक हो, क्लासिक हो, गिटार बड़ा ज्यादा क्या चीज पसंद है? गजलें पसंद है, क्लासिक? मतलब मुझे कुछ भी जो मुझे दिल के तार छेड़ दे, मुझे कोई भी चीज जो कानों को, दिल को, दिमाग को भली लगे, फीलिंग के साथ रिलेट होना चाहिए म्यूजिक बस। इसी तरह तहरीर भी जो होती है, अच्छी तहरीरें। मैंने एक नॉवेल पढ़ा खलील जिब्रान का, आप भी पढ़िएगा, सिर्फ 80 सफ़ों का है, टूटे हुए पर। आप यकीन करें, आप खो जाएंगे उसमें, उसकी जिस तरीके से वो लिखता है, मंजर कशी करता है, और किरदार निगारी जो है वो, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि बेसिकली खूबसूरती एक रिदम में होती है, तरतीब में हुस्न होता है। ये जो चीजें हैं ये भी तरतीब है। ये बज़ाहिर तो एक वो देखें, एक गिटार की क्या तार है, 1 2 3 जितनी भी होंगी, आई डोंट नो, लेकिन आप एक तार को, जो एक आले की एक तार है जो भी गिटार की, वो किसी न किसी तरह वो सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, आप क्या करते हैं, वो तार को छेड़ते हैं ना, और वो एक खास तरतीब के साथ छेड़ते हैं, तो तरतीब में ही हुस्न है। क्या क्या गहरी बात और बड़ी डीप बात रिदम में हुस्न है, रिदम में चीजें आपको इस पूरी कायनात में एक रिदम है, और वो जो एक रिदम है, एक आपको मतलब उसको थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो बदसूरत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो एक सिस्टम के तहत चीजें चल रही हैं, और सिस्टम के तहत ही चीजें अच्छी लगती हैं, और यही उसका हुस्न है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी अटेंड में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरसल अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, यंग गिटारिस्ट हैं, उनसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले सुना था। अच्छा अरसल, आपने जिस तरह से आप मतलब यू आर यंग माशाल्लाह, तो जब यंग ब्लड होता है उनको नई लेटेस्ट गाने ज़्यादा पसंद होते हैं, पॉप म्यूजिक एंड रॉक म्यूजिक, यू नो, दिस डांसिंग एंड ऑल दैट।
तो मैंने देखा आपके अंदर एक बड़ा सूफी अंदर बैठा हुआ है, ये एक शौक कैसे हुआ? मतलब पुराने और नुसरत फतेह अली खान के और गजलें और ये वो कंटेम्प्ररी म्यूजिक से हटकर ये म्यूजिक की सिलेक्शन करना, ये कैसे? मेरे हिसाब से देखें, म्यूज़िक टेस्ट जो होता है ना हर इंसान का, वो उसके अपने तक उसका स्पेसिफिक होता है। और मैं कभी जज नहीं करता किसी को किसी के म्यूज़िक टेस्ट पे, कि हर बंदा डिफरेंट होता है, उसको जो वो सुनता है उसमें वेरिएशंस होती हैं, और किसी को स्लो गाने पसंद होते हैं, किसी को तेज़ गाने पसंद होते हैं। तो ये अब सब एक ही चीज़ सुनेंगे तो फिर वो वेरिएशन तो नहीं ना रहेगी। अच्छा, गिटार बजाने से पहले हम लोग लिसनर होते हैं जी, हम लोग सुनते रहते हैं, फिर एक पॉइंट पर हमें आके लगता है कि मुझे खुद भी ये इंस्ट्रूमेंट बजाना हाँ चाहिए, जी। मुझे खुद भी गाना चाहिए। तो किसको सुनते थे आप पहले? मैं सुनता था, एक तो मैं घर में काफ़ी मुझसे कोई स्कूल का कंपटीशन हो गया, वालिदा मोहतरमा ने कहा कि तुमने ज़रूर पार्ट लेना है, और कोई आए ना आए मैंने तुमसे ज़रूर सुनना है वहाँ पे। तो इस वजह से शुरू से ही जो है वो गाने की तरफ था। और सुनता मैं सिंगर्स में अगर देखें तो आतिफ असलम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ मैं, और उसके अलावा नुसरत साहब से तो हूँ ही, क्योंकि उनके जैसी अदायगी अभी तक ना कोई, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई कर सकता है, ना किसी ने की है कभी। तो ये सारे इंस्पायरिंग लेजेंड्स होते हैं जो जिसको देख देख के आपके अंदर भी वो होता है कि आप गिटार पकड़ें, इनका गाना ज़रा शुरू करते हैं, बजाते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट आप सुनाएंगे वो किन का सुनाएंगे? वो हम आपको कुर्तलैन बलोच का एक गाना सुनाएंगे। अच्छा। वो हम सफ़र था। जी जी, जरूर जरूर। अदावतें थी, तगफुल था, रंजिशें थी मगर अदावतें थी, तगफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। ये धूप छाँव का, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाई न थी। वो हम सफर था, बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल। गजल भी वो जो किसी को कभी सुनाई न थी। गजल भी वो जो किसी को कभी सुनाई न थी। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। और आप तो मतलब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा सीनियर आर्टिस्ट बैठा हुआ है इनके अंदर, जो अल्फाज की अदायगी, जो मौसीकी का चुनाव, ये मुझे लग रहा था जब मैं सर ये हमारे सामने बैठे थे, मैं कि ये यंग आर्टिस्ट है तो ये वो तेज तेज गाने जो है ना वो सुनाएंगे हमें। तो जो गिटार के ऊपर मैंने आज तक गाने सुने भी नहीं है, इन्होंने नुसरत फतेह अली खान का गाना भी गिटार पे सुना दिया।
तो ये मेरे ख्याल में एक डाइवर्सिटी है। क्या बात, क्या बात। मैं चाहूंगा इस पर सर कमेंट कीजिएगा कि गानों का और मौसीकी का इंतखाब भी बड़ा जरूरी है, सिर्फ गिटारिस्ट होना जरूरी नहीं है। गिटारिस्ट एक वो भी होता है जो सिर्फ शोर करता है। आपका आपके ज़ौक़ का पता चलता है उससे, आपकी शख्सियत का पता देती है ये चीज़ कि आपका इंतखाब क्या है, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं। कहते हैं कि तहरीर जो है ना, ये तो तहरीर के बारे में कहा जाता है कि वो किसी की शख्सियत की अक्कास होती है। इस तरह गुफ्तगू जब आप करते हैं तो भी पहचाने जाते हैं। आपका शौक़ क्या क्या है, ये भी आपके बारे में बता देता है कि आपकी शख्सियत किस किस किस्म की हो सकती है। तो इस नौजवान में इनकी गुफ्तगू जो हमने सुनी है, जो बातें सुनी, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और जिस तरह के अल्फाज का इंतखाब हो रहा था, ज़ाहिर है आपने कोई पहले से सवाल तो नहीं बताए हुए। हाँ। आपने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा लेट होकर भागम भाग पहुंचे हैं और जल्दी जल्दी आके बैठ के और शुरू कर दिया। तो ये इनका एक कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, और फिर इनका जो कुछ भी था सब कुछ ना पहले से प्लान था, ना पहले से पता था कि हमने क्या पूछना है, इन्होंने क्या कहना है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरी ग्रिप है इनकी, अपने जो चीज़ पसंद कर रहे हैं, और ये अच्छे ज़ौक़ के मालिक हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हम तो अच्छी गुफ्तगू को ही तरस गए हैं, पता नहीं क्या लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए लोगों के पास। तो अच्छी गुफ्तगू शख्सियत को और निखार देती है। तो माशाल्लाह ये नौजवान जो है, मैं समझता हूँ कि जितनी खूबसूरत इनकी गुफ्तगू है, उतना ही खूबसूरत तरीके से गिटार बजाते हैं और उतना ही खूबसूरत इन्होंने इंतखाब भी किया है। बिल्कुल। और मैं जो चीज नोट कर रहा हूँ ना, वो सिंक्रोनाइजेशन है इनकी आवाज की और गिटार की। जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बड़ी जबरदस्त है कि गिटार की जब पिच ऊपर जाती है तो इनकी आवाज भी ऊपर जाती है, जैसे गिटार की पिच नीचे आती है स्लो हो जाता है, इनकी आवाज भी स्लो हो जाती है। तो ये अदायगी बड़ी जबरदस्त होती है और ये को रिलेट करना आपस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है म्यूजिशियन के लिए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वक्त कैसे गुजर रहा है ये पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे साथ एक बड़े यंग गिटारिस्ट बैठे हुए हैं, उनका वोकल भी बड़ा ज़बरदस्त है। जफर डोगर साहब हमारे साथ बैठे हैं, जो कि एक बड़े ही मंझे हुए लिसनर हैं, और एक मंझा हुआ लिसनर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आप ऐसी महफिल के अंदर बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है कि मौसीकी क्या होती है, या जिनको पता ही नहीं है गिटारिस्ट क्या होता है, एक वोकलिस्ट क्या होता है। तो फिर वो आपके वोकल को, आपके गिटार को, आपके इंस्ट्रूमेंट को एंजॉय किस तरह से कर सकते हैं, वो आपको दाद किस तरह से दे सकते हैं। उनको पता नहीं, इररेलेवेंट है उनके लिए म्यूजिक। तो अगर चीज जो है वो वाइब तभी क्रिएट होती है जब लिसनर्स अच्छे हों। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये भी बड़ा जरूरी है कि लिसनर अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। ऐसी महफिल में आप बैठे हो जो लोग आपकी एक एक मुड़की को, एक एक धुन को, एक एक सांस को जो समझ रहे हो, कि आप जैसे अभी अरसल ने कहा था कि एक लैंग्वेज, आप इमोशंस को ये लैंग्वेज दे देता है। तो आप साइलेंट बैठे होते हैं लेकिन आपको पता होता है कि अगला बात क्या करना चाह रहे हैं थ्रू देयर म्यूजिक। शिराज, मैं इसे यूं कहूँगा, ये बेसिकली तो हम ऐसे कम फहम जो हैं उनका भरम इसमें रह जाता है जब हम ये कहते हैं कि अच्छा लिसनर होना भी तो हमें सूट करता है। ज़ाहिर हम उस तरह से नहीं कर सकते, वो नहीं इतना जानते इन चीज़ों के बारे में। लेकिन मुझे इसलिए मैं ये इस पे मुतमईन हूँ कि देखिए, मोहब्बत की कोई उसके लिए लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होते, जज्बात जो होते हैं आपकी फीलिंग्स, ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं ना चीज़ों के बारे में, किसी को एक्सप्रेस करने के बारे में, एक्सप्लेन करने के बारे में, तो ये उसका नॉलेज देते हैं कुछ दूसरे को बताने के लिए, ठीक है ना जी। तो जब दूसरे को बताना एक अलग फन है, वो गा के बताना, रक्स के जरिए बताना, पोर्ट्रे करना, चीज़ों को मुसवरी करते हैं, गिटार बजाने को, ये एक्सप्रेशन है, ये एक फ़न है। अल्लाह ताला हर एक को नहीं देता, ये होता है लोगों। लेकिन जो कुछ आपके अंदर है, जिसे आप एक्सप्रेस करके बता रहे हैं लोगों को, एक्सप्रेशन दे रहे हैं या चीज़ों को पेश कर रहे हैं किसी अंदाज में, ये तो आपका फ़न हो गया। लेकिन जो अंदर चीज़ें हैं वो तो किसी और ऐसे शख्स के अंदर भी हो सकती हैं जो उस तरह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन उसको पता होता है हर चीज़ का। लिसनर, अच्छा लिसनर जो होता है ना, उसको मैं यूं देखता हूं कि उसमें भी वो सारी चीजें उसी तरह मौजूद होती हैं जैसे गायक के अंदर मौजूद, जैसे उसके अंदर मौजूद है।
फर्क सिर्फ ये होता है कि वो उसको गा के बजा के एक्सप्रेस कर लेता है और वो दूसरा बंदा उसका कैथारसिस हो जाता है सुन के, ठीक है। यानी उसमें भी वो चीजें मौजूद हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है। तो वो साथ बैठा, जो सामने बैठा या टेप रिकॉर्डर के जरिए या जो भी कहीं भी लगा, जब वो चीजें सुन रहा होता है तो वो बेसिकली यूं लगता है कि उसकी तर्जमानी कर रहा है, इसलिए वो बंदा बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। तो चीजें उसके अंदर होती हैं। वो जैसे आप सिंक्रोनाइज करने की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी ये है कि उसके अंदर की आवाज और इसका वोकल या दोनों मैच कर जाना, दोनों सिंक्रोनाइज कर जाते हैं, इसलिए वो बंदा ज्यादा एंजॉय करता है आम लोगों की निस्बत। यही वजह है कि फिर अच्छी महफिल बन जाती है। अच्छी महफिल, एक अच्छी महफिल इस वजह से बन जाती है क्योंकि लिसनर्स जो हैं वो रिलेट कर पाते हैं, जो गिटारिस्ट या एक वोकलिस्ट है वो गा रहा होता है या अपने लिरिक्स अदा कर रहा होता है, जिस तरीके से अदा कर रहा होता है। तो यही वजह है कि जिस तरह से उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे होते हैं वैसे वैसे लिसनर के भी चेंज हो रहे होते हैं। आप देखते हैं कि सुनने वाला जो उसके भी एक्सप्रेशंस चेंज होते चले जा रहे होते हैं। और कई दफा तो ऐसा होता है कि लिसनर जो है, गिटारिस्ट नहीं या वोकलिस्ट नहीं, लिसनर जो है वो आपदीदा भी हो जाता है, वो इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाता है उसकी वोकल के साथ। तो यही वजह है कि जफर डोगर साहब की बात यहाँ पे जस्टिफाई इस तरीके से होती है कि वाकई में एक जो सुनने वाला है वो भी उतना ही टैलेंटेड होना चाहिए जितना कि गाने वाला एक वोकलिस्ट है वो टैलेंटेड होता है। तो मैं जाने से पहले चाहूंगा अरसल, आप ताजदारे हरम, जो कि मेरा पर्सनली भी बहुत फेवरेट है, ये मेरी तरफ से फरमाइश समझ लें, तो ये आपको आता है? जी जी। अच्छा, मैं चाहूंगा ये आप सुनाइएगा जाने से पहले प्लीज। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए है कातिबे तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हामी बेकसां क्या कहेगा जहां, हामी बेकसां क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। क्या बात है, क्या बात है अरसल, बहुत ही खूबसूरत आवाज है। सिर्फ ये गिटार अच्छा नहीं बजाते बल्कि इनका वोकल भी जो है बड़ा सॉफ्ट है और बड़ी फीलिंग्स हैं इनके वोकल के अंदर। तो मैं अरसल आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने हमें ज्वाइन किया है एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। अल्लाह ताला आपके लिए आपकी रास्ते जो है हमवार करे और जो टैलेंट आपके अंदर है इस टैलेंट को मजीद निखारने के अल्लाह ताला आपको मौके दे। जफर डोगर साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपने होस्ट शिराज भट्ट को भी इजाजत दीजिए, शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने अहल खाना का, अपने दोस्त अहबाब का ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।